गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक, अब एग्जाम के नज़दीक आते जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, एग्जाम के नज़दीक आते जा रहे हैं। बेटा लॉकडाउन है, लॉकडाउन से कोई डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट लॉकडाउन में आपकी वर्किंग स्टाइल और बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ना आपको कहीं आना है ना जाना है। जैसा कि आप बच्चों आप सब लोगों ने विद्योदय के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि मैडम लेसन 8 और 3, आई थिंक 3, 8 और एक और चैप्टर था, उसको हमें कवर करना है। तो ठीक है, मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ये देख रही हूँ। इसके आई थिंक लेसन 8 के 3 पार्ट होंगे। चाहो तो एक दिन में तीनों पार्ट कर सकते हो, चाहो तो रोज 45 मिनट्स का लेक्चर देख सकते हो। जैसा भी आप ठीक समझो वैसे कर देना, लेकिन ये मेरा लेक्चर सिर्फ विद्योदय के स्टूडेंट्स के लिए है। साथ में ये लेक्चर वही लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको मैं अपनी लिंक दूंगी। ये लिंक या तो मुझसे कलेक्ट कर लेना या विद्योदय के मैनेजमेंट से कलेक्ट कर लेना, और आप ये चैप्टर पढ़ लेना। बेटा ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5 नंबर का आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेसन 8, क्लासिफिकेशन एंड टैक्स इंसिडेंस ऑफ कंपनी। कंपनी के हम नॉर्मल टैक्स रेट पढ़ चुके थे। कितना लगता था कंपनी के ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट? बताओ बेटा, क्लास में पढ़ाया था 30% नॉर्मल टैक्स लगता था, कहीं कहीं 25 लगता था। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के ऊपर कुछ स्पेशल रेट्स भी अप्लीकेबल है। वो कौन से रेट है वही मुझे आज कवर करवाने, क्या क्या होता है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करवाऊंगी टाइप्स ऑफ कंपनीज। बेटा इनकम टैक्स रहता है कि हमारे यहाँ पे कंपनियां हालांकि दो तरीके की होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। हालांकि इनकम टैक्स वालों ने बाद में इसको क्लासिफाई किया कि यहाँ डेफिनेशन में कवर करेंगे हम इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, वाइल्ड हेल्ड कंपनी, क्लोज हेल्ड कंपनी। मेन देखा जाए तो इसके दो ही सोर्स है। कौन कौन से सोर्स है? इधर डोमेस्टिक है और कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी है। इंडियन कंपनी मैडम डोमेस्टिक कंपनी होती है? नहीं बेटा, ध्यान से सुनना क्या क्या होगा, कुछ चीजें कवर होंगी। इंडियन कंपनी मीन्स द कंपनी विच आर रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 और एज पर द पुरानी कंपनीज एक्ट 1956 में जो रजिस्टर्ड थी, फिर वो रिकन्वर्ट हुई थी। तो इंडियन कंपनी मीन्स द कंपनी विच आर रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्योंकि स्पेसिफिक लॉ लगता है, इसीलिए अगर वो वहां के जो वहां लॉ अप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी कंपनी कौन सी कहलाएगी? इंडियन कंपनी। कोई भी स्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविजनल एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश है, वो भी कौन सा कहलाएगा? इंडियन कंपनी। मतलब इंडियन कंपनी मतलब जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होगी, जो जो लॉ फॉलो होता है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, या जम्मू एंड कश्मीर में जो लॉ अप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो, या इंडियन कंपनी जो कंपनी से 2013 में क्या हो? रजिस्टर्ड हो। अब मैंने आपको जीएसटी एक्ट में पढ़ाए थे, 7 स्टेट होते हैं, 7 यूनियन टेरिटरी होती है, जिसमें से दिल्ली और पौंडीचेरी का अपना दिल्ली और पौंडीचेरी की अपनी मैंने लीगल लेजिस्लेचरी है। लेकिन नागर हवेली, दादर, गोवा, दमन, दीव एंड पौंडीचेरी, यहाँ मैंने आपको कहा था इनकी अपनी लेजिस्लेचरी नहीं है, ये यूनियन टेरिटरीज में कवर होती है। तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड होगी तो वो भी कहलाएगी बेटा कौन सी कंपनी कहलाएगी? वो भी कंपनी आपकी कौन सी कंपनी कहलाएगी? बेटा इंडियन कंपनी कहलाएगी। ठीक, तो इंडियन कंपनी मीन्स जर्नली कहा जाएगा इंडियन कंपनी मीन्स द कंपनी विच आर रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 और एज पर एनी लॉ विच आर अप्लीकेबल इन इंडिया रिस्पेक्टिव स्टेट में, जैसे अंडमान निकोबार, दादर हवेली, दमन, दीव, जम्मू एंड कश्मीर, या कोई भी स्टैब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविजनल एक्ट में स्टैब्लिश हुआ हो। ठीक, इसके बाद आती है बेटा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ में कंपनियों का डेफिनेशन करने के बाद हम कंपनी के टैक्स रेट पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली कंपनियों पे एक नॉर्मल टैक्स रेट लगता है, लेकिन कुछ कंपनियों पर स्पेसिफिक टैक्स रेट लगता है, स्पेसिफिक लॉ अप्लाई होते हैं, इसीलिए पहले हमें उसको डिस्क्राइब करना मस्ट कंपलसरी है। ठीक, उसके बाद चलते हैं बेटा हम कौन सी कंपनियों पे चलते हैं। इसके बाद हम अपना कवर करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मेन मकसद लोगों को ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना होता है। इन्वेस्ट, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना होता है या ऐसी कंपनियों में फाइनेंस करना होता है, ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदने होते हैं जो सेक्शन 80 IA 4 और IA B 1 में रहे हों। IA 1 और IA B 4 में कौन कौन से? IA 4 और IA B 1 में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से, जो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से वो इसमें आती हैं, या ऐसी कंपनियां जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगी हुई हैं, या ऐसी कंपनियां जो कि होटल के बिजनेस में लगी हुई हैं। होटल का बिजनेस मिनिमम 3 स्टार बिजनेस होना चाहिए। अगर इन कंपनियों को कोई कंपनी फाइनेंस देती है, तो वो जो फाइनेंस देती है उसे कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन द फॉर्म ऑफ शेयर हो सकता है और इन द फॉर्म ऑफ डेट
कंटेंट भी हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो होटल बिजनेस वालों को नॉट लेस देन 3 स्टार होने चाहिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले को या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अगर क्या देती हैं, लोन देती है, तो उस कंपनियों को कौन सी कंपनी कहा जाता है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कहा जाता है। चलो अब आते हैं, सबसे बड़ा मेन मुद्दा आता है बेटा डोमेस्टिक कंपनी। मैंने पढ़ाया इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी मीन्स द कंपनी विच आर रजिस्टर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, 2000 2013 में रजिस्टर्ड हो, या इंडिया में जो लॉ अप्लाई हो रहा है उसमें क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो डोमेस्टिक कंपनी भी वही हुई, बोला गया कुछ हद तक हाँ, लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं ना भी। कैसे? देखना, कैसे सुनना। सारी इंडियन कंपनी बेटा डोमेस्टिक कंपनी होती है, ध्यान से सुनना। सारी इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होती है, लेकिन सारी डोमेस्टिक कंपनी जरूरी नहीं है इंडियन कंपनी हो। सारी इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होती है, लेकिन सारी डोमेस्टिक कंपनी जरूरी नहीं है कि इंडियन कंपनी हो। कैसे? ध्यान से सुनना। इंडियन कंपनी विच आर रजिस्टर्ड एज पर द कंपनी एक्ट 2013, ओके, वो इंडियन कंपनी होगी। कोई कंपनी अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 में या इंडियन कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसने अपना प्रायोरिटी बिजनेस इंडिया को ऑप्ट किया है, वो अपना डिविडेंड इंडिया डिक्लेयर करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में करेगी, अपना पूरा 100% वर्किंग स्टाइल किसके हिसाब से चलाएगी? इंडिया के हिसाब से चलाएगी। ठीक, वो कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट करती है कि इंडिया में उसका कोर एक्टिविटी इंडिया होगी, बिजनेस मीटिंग्स उसकी इंडिया में होगी, भले वो रजिस्टर्ड कहाँ है? बाहर किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो उसका अरेंजमेंट क्या देखना, वो अरेंजमेंट क्या करती है बेटा? अरेंजमेंट फॉर द डिक्लेरेशन and payment of the India on which tax is deductible under section 194। ओके, 194 टीडीएस का मैंने सेक्शन पढ़ाया हुआ था क्लास में। कोई भी डोमेस्टिक कंपनी, इट मीन्स द कंपनी जो कि इंडियन कंपनी हो, या अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो वो इंडिया में अरेंजमेंट करके बैठी है कि मैं इंडिया में ही डिविडेंड डिक्लेयर करूंगी, इंडिया में ही डिविडेंड डिक्लेयर करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, और मेरी जो शेयर हो, मेरी जो मीटिंग्स होंगी, जर्नल मीटिंग्स होंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, उनका है होल्डिंग प्लेस क्या होगा? इंडिया होगा। डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट शेल बी हेल्ड ऑन ओनली एट द प्लेस विद इन द इंडिया, ओनली एट द प्लेस विद इन द इंडिया। कंसेप्ट समझ आ रहा है? कोई बाहर की कंपनी है, प्राइमा फेसी कंट्रोल जिसे हम वर्ड यूज करते हैं, याद करो मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा था, इफेक्टिव कंट्रोल इन इंडिया। उसका इफेक्टिव, कोई बाहर रजिस्टर्ड बाहर है, सब कुछ बाहर है, लेकिन उसका इफेक्टिव कंट्रोलिंग प्लेस इंडिया है। मीटिंग्स यहाँ होंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिया में रखे जाएंगे, डिविडेंड डिक्लेरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इंडिया में होगा, और सेक्शन 194 में टीडीएस काटने के लिए क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगी। तो वो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी, वो कंपनी इंडियन कंपनी नहीं कहलाएगी, लेकिन वो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी। कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो हमने कहा ऑल इंडियन कंपनी मस्ट बी डोमेस्टिक कंपनी, यस, बट ऑल डोमेस्टिक कंपनी नॉट नेसेसरी कि वो इंडियन कंपनी हो। ठीक, जरूरी नहीं है ना, कोई नॉन इंडियन कंपनी भी क्या बन सकती है? डोमेस्टिक कंपनी बन सकती है, डोमेस्टिक कंपनी बन सकती है। ऑल डोमेस्टिक कंपनी निड नॉट नेसेसरी बी इंडियन कंपनी। इन अदर वर्ड्स, नॉन इंडियन कंपनी ऐसी कंपनीज जो कि बाहर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कहाँ है? इंडिया में कि बाहर है? ऐसी कंपनियां जो कि बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि इफेक्टिव कंट्रोल इंडिया में होगा, तो इट मीन्स वो कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी? डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी। ओके, फॉरेन कंपनी बोला क्या? फॉरेन कंपनी मीन्स द कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, जो इंडियन कंपनी नहीं है वो नहीं होगा। फॉरेन कंपनी मीन्स जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। इनकम टैक्स प्रायोरिटी देता है इंडियन कंपनी को नहीं, इनकम टैक्स प्रायोरिटी देता है डोमेस्टिक कंपनी को। इनकम टैक्स कहता है मेरी डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट अलग होंगे और फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट अलग होंगे। तो डोमेस्टिक कंपनी में इनबिल्ट इंडियन कंपनियां आती हैं, क्योंकि ऑल इंडियन कंपनी मस्ट बी एन डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन कोई बाहर की अगर कंपनी है तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है, अगर उसका इफेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पर हो। इफेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट अगर बेटा कहां पर होगा? इंडिया में होगा, तो वो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होगी। इसके बाद आते हैं बेटा हम कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनियां हो गई। फॉरेन कंपनी जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। इनकम टैक्स रहता है, मैं दो रेट से टैक्स लगाऊंगा, डोमेस्टिक कंपनी पर अलग टैक्स रेट लगाऊंगा, फॉरेन कंपनी पर अलग लगाऊंगा। मेरे यहाँ पे इंडियन कंपनी का कोई लफड़ा नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अब चलते हैं बेटा वाइडली हेल्ड कंपनी और क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है। ध्यान से सुनना, इसमें से एक एमसीक्यू आता है, ध्यान से सुनना, एक एमसीक्यू जरूर आएगा कि वाइडली हेल्ड कंपनी और क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या होता है।
वाइडली हेल्ड कंपनी और क्लोजली हेल्ड कंपनी में क्या फर्क होता है? बोला गया जो कंपनी वाइडली हेल्ड कंपनी है उसको डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर वो कंपनी वाइडली हेल्ड कंपनी नहीं है इट मीन्स वो बन जाएगी क्लोजली हेल्ड कंपनी। कई बच्चे समझते हैं प्राइवेट कंपनियां ही क्लोजली हेल्ड बनती है, पब्लिक कंपनियां क्लोजली हेल्ड नहीं बन सकती। गलत है बेटा, पब्लिक कंपनियां भी क्लोजली हेल्ड बन सकती हैं। हम पढ़ेंगे टर्म्स वाइडली हेल्ड, देखेंगे अगर हमारी कंपनी वाइडली हेल्ड कंपनी बन रही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो चली जाएगी क्लोजली हेल्ड कंपनी में। बोला गया वाइडली हेल्ड कंपनी में कोई भी कंपनी जिसको गवर्नमेंट के द्वारा ओन होता है, गवर्नमेंट या आरबीआई, ध्यान से सुनना, कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट, आरबीआई या मिक्सचर्स ऑफ गवर्नमेंट और आरबीआई, गवर्नमेंट आइदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोथ, ठीक तो होती है, तो वो कंपनी कहलाती है वाइडली हेल्ड कंपनी। एक कंपनी है जिसमें आरबीआई का कंट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल है 20%, सेंट्रल गवर्नमेंट का है 10%, स्टेट गवर्नमेंट का है 10%, तो 20 10 10 यानी कितना होगा, नॉट लेस देन 40% है, तो वो कंपनी कौन सी कंपनी बन जाएगी? वो कंपनी कौन सी कंपनी बन जाएगी? वाइडलैंड। मैडम फिर तो ये गवर्नमेंट कंपनी बनी नहीं बेटा, गवर्नमेंट कंपनी के लिए मैंने पढ़ाया था 50% और मोर होना चाहिए। कोई भी कंपनी जिसमें 40% या उससे ज्यादा की होल्डिंग, 40% या उससे ज्यादा की होल्डिंग किस किस की है? 40% या उससे ज्यादा की होल्डिंग आरबीआई की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉम्बिनेशन की है, तो वो कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वाइडली हेल्ड कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं वो कंपनी कौन सी कंपनियां कहलाती हैं? वाइडली हेल्ड कंपनी कहलाती है। आप कंपनी लॉ बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे आई थिंक। ठीक, इसके बाद अगर कोई भी कंपनी जिसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है उसको सेंट्रल सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने डिक्लेयर किया है कि इनके पास कोई शेयर कैपिटल नहीं कंपनी होनी चाहिए, तो उनकी भी क्या होगी? वो भी कंपनियां कौन सी कंपनी होंगी? वाइडली हेल्ड कंपनी होंगी। तो वाइडली हेल्ड कंपनी एक कंपनी जिसके ऊपर 40% उससे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई का कंट्रोल हो। दूसरा सेक्शन 8 में, अगर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी से 2013 में जो कंपनी है वो भी कौन सी कंपनी कहलाएगी? आपकी वाइडली हेल्ड कंपनी कहलाएगी। तीसरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? कोई भी कंपनी जिसको सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा डिक्लेयर्ड हो कि इसके पास शेयर कैपिटल नहीं होगी। सारी चिट निधि कंपनियां, म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनीज कौन सी कंपनी कहलाती है? वाइडली हेल्ड कंपनी कहलाती है। कोई भी कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ओन्ड होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ओन्ड होती है, जिसमें वोटिंग पावर, ठीक, नॉट लेस देन 50% वोटिंग पावर किसके हो? अनकंडीशनली वोटिंग पावर कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं, वो भी कंपनी कौन सी कंपनी कहलाती है? वाइडली हेल्ड कंपनी कहलाती है। सारी लिस्टेड कंपनियां जो कि एनएससी या बीएससी में लिस्टेड है, हमारे यहाँ दो स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सारी कंपनियां जो एनएससी या बीएससी में लिस्टेड है वो भी कौन सी कहलाती हैं? गवर्नमेंट कंपनी। सारी पब्लिक कंपनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हो, गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड हो यानी 40% नहीं 50%, 40% पे कंट्रोल आता है गवर्नमेंट का और 50% पे ओन्ड हो जाती हैं। 50% या उससे ज्यादा की होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की है तो वो ऑटोमेटिक कौन सी पब्लिक कंपनी बन गई बेटा? कौन सी कंपनी बन गई? और अपनी वाइडली हेल्ड कंपनी बन गई। तो वाइडली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनियां जिसपे 40% या उससे ज्यादा का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या आरबीआई का कंट्रोल हो। सारी सेक्शन 8 में जो भी कंपनियां रजिस्टर्ड है वो क्या होंगी? वाइडली हेल्ड कंपनी होगी। सीबीडीटी के डिक्लेरेशन होनी चाहिए कि इनकी कोई शेयर कैपिटल नहीं होगी, वो भी वाइडली हेल्ड कंपनी होगी। चिट फंड निधि, वो भी चिट फंड और म्यूचुअल फंड वाइडली हेल्ड होगी। सारी लिस्टेड कंपनियां वाइडली हेल्ड होंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो भी आपकी कौन सी कंपनी होती है, कंपनी ओन्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी बेटा कौन सी कंपनी होगी? वाइडली हेल्ड होंगी। कोई भी पब्लिक कंपनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होगी वो भी क्या होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या कॉम्बिनेशन के द्वारा होगी, वो भी कौन सी कंपनी होगी? वाइडली हेल्ड कंपनी होगी। चलो आ जाओ बेटा, ध्यान से सुनना, एक इलस्ट्रेशन है आपके मॉड्यूल में, इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर है 418, रिसेंट जून 20 के अटेम्प वाला मॉड्यूल अपलोड डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास नहीं हो, अगर है तो कोई बात नहीं। ठीक, आ जाओ बेटा, इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग कंपनीज आर वाइडली हेल्ड और क्लोज हेल्ड। देख लो अगर आपकी कितनी कैटेगरीज में, 7 कैटेगरीज में आती है तो वो वाइडली हेल्ड है, अदरवाइज वो क्लोजली हेल्ड हो जाएगी। क्लोजली हेल्ड पे कुछ लिमिटेशन है, सेक्शन 222E मैंने पढ़ाया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, हालांकि डेफिनेशन में आता है, एमसीक्यू का पार्ट बनता है। ठीक, सुनो, द शेयर ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड क्या होंगी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड होंगी, वो भी वाइडली हेल्ड हो सकती है अगर उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। कितना कंट्रोल हो? 40% या ओन्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो पब्लिक है तो, अगर वो पब्लिक है।
ठीक, पब्लिक कंपनी ओन्ड होनी चाहिए यानी 50% होनी चाहिए, और अगर प्राइवेट है तो 40% का कंट्रोल होना चाहिए। स्टे विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग कंपनी आर क्लोजली हेल्ड और वाइडली हेल्ड। कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय आरबीआई, आरबीआई का 15% है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 18 है और ये 10 है। 18 और 10 कितना होता है बेटा? 28, 28 और 15, 43, यानी मोर देन 40% कंट्रोल आ ही गया। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन का रमन और भुवन का है, हमें से लेना देना नहीं है। इट मीन्स 40% अगर आपका कंट्रोल आ चुका है इनके ऊपर, तो वो कौन सी कंपनी बन जाएगी? वो बन जाएगी आपकी बेटा वाइडली हेल्ड कंपनी। सेकेंड देखो, 85% इक्विटी शेयर ऑफ प्रोग्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड वर हेल्ड बाय द पब्लिक एंड इट्स अफेयर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस इज कंट्रोल बाय द 7%। क्या मैंने कोई कंपनी बोली? पब्लिक कंपनी हमेशा वाइडली हेल्ड होती है? नहीं। अगर ये सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होगी, सेक्शन 8 में नहीं है रजिस्टर्ड, आपको मालूम होना चाहिए सेक्शन 8, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड नहीं होगी तो ये वाइडली हेल्ड नहीं बन जाएगी। ये कौन सी बन जाएगी? क्लोजली हेल्ड बन जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड भी नहीं है, लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं है, उसके द्वारा चिट फंड निधि कंपनी नहीं है, चिट फंड निधि के द्वारा गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है वो भी नहीं है, सीबीडीटी के द्वारा डिक्लेयर्ड नो शेयर कैपिटल भी नहीं है। इट मीन्स ये कंपनी कौन सी कंपनी बन गई बेटा? जल्दी बताओ, ये कंपनी कौन सी कंपनी बन गई? ये कंपनी बन गई हमारी क्लोजली हेल्ड की पब्लिक, ये कंपनी हमारी कौन सी बन गई? क्लोजली हेल्ड कंपनी बन गई। ओके, चलते हैं आगे, ये बन गई क्लोजली हेल्ड। अब चलते हैं बेटा आगे इनकम टैक्स पर। ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स बेटा ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको शायद रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले टैक्स रेट, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डियर? टैक्स रेट। टैक्स रेट पढ़ने से पहले टैक्सेबल इनकम पढ़ेंगे। टैक्स रेट पढ़ने से पहले हम अपना क्या पढ़ेंगे? टैक्सेबल क्या पढ़ेंगे बेटा? इनकम पढ़ेंगे। किस तरीके से टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी वो हमें यहाँ पे कवर करना है। सबसे पहले, अगर कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी है, अगर कोई भी कंपनी कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी या तो छोड़ दो, अगर कोई भी कंपनी, पहले मैं बता देती हूँ, रेसिडेंट इन इंडिया है, अगर कोई भी कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया है, इंडिया में रेसिडेंट है, तो उसकी इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम, बोथ आर टैक्सेबल, both are taxable as per the income tax act, both are taxable as per the income tax act 1961। ठीक, अगर कोई कंपनी इंडिया में रेसिडेंट है तो उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम, बोथ इनकम आर टैक्सेबल इन इंडियन इन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी बोथ आर द टैक्सेबल इन इंडिया। ओके, अगर कोई भी कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, एनआरआई, कौन है? एनआरआई, एनआरआई का फुल फॉर्म क्या? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो उसकी केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, उसकी केवल कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। याद करो, ये मैंने पढ़ाया था। अगर कोई भी कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया होगी तो इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी एज वेल एज फॉरेन इनकम, बोथ इनकम आर टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन अगर कोई भी कंपनी एनआरआई होगी तो सिर्फ क्या होगा? इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। अब मैडम कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी रेसिडेंट है या एनआरआई है? वेरी सिंपल, रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ाया था, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी जब मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, याद है? इंडियन कंपनी हमने क्या पढ़ा था बेटा? इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट। और फिर आती है हमारी बेटा कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी हमेशा क्या कहलाएगी? रेसिडेंट कहलाएगी, चाहे वर्किंग स्टाइल उसका कहाँ, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो। मैं वर्ड डोमेस्टिक कंपनी यूज नहीं कर रही हूँ, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होती है, तो इंडियन कंपनी की रेसिडेंट है तो इंडियन कंपनी की इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम बोथ आर टैक्सेबल इन इंडिया, चाहे फिर वो इंडिया में कमाए चाहे वो फॉरेन में कमाए। ओके, कंसेप्ट चलते हैं बेटा फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी इंडिया में रेसिडेंट बनेगी, फॉरेन कंपनी इंडिया में कब रेसिडेंट बनेगी? फॉरेन कंपनी इंडिया में रेसिडेंट तब बनेगी जब उसका 100% कंट्रोल इंडिया में हो। 100% कंट्रोल का मतलब मैंने पढ़ाया था वहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस में, डिफेक्टो कंट्रोल, इफेक्टिव मैनेजमेंट, 100% कंट्रोल इन इंडिया हो। 100% कंट्रोल इन इंडिया हो तो कह सकते हैं अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है
कह सकते हैं अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है तो वो रेसिडेंट बनेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको डिफाइन करवाया डोमेस्टिक कंपनी। हर इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक होती है, लेकिन नॉन इंडियन कंपनी भी क्या हो सकती है, डोमेस्टिक हो सकती है, अगर उसका 100% कंट्रोल कहाँ होगा, इंडिया में होगा। अगर 100% कंट्रोल बेटा अगर उसका इंडिया में है तो वो फॉरेन कंपनी क्या बन जाएगी, रेसिडेंट बन जाएगी। अदरवाइज फॉरेन कंपनी रेसिडेंट नहीं बनेगी, अदरवाइज क्या होगी, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी, नॉन रेसिडेंट। इसको चाहो तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, देखना कैसे। फॉरेन कंपनी या तो वो रेसिडेंट बनेगी, या तो वो रेसिडेंट बनेगी, या वो क्या बनेगी, एनआरआई बनेगी। रेसिडेंट तब बनेगी जब उसका 100% कंट्रोल कहाँ होगा, 100% कंट्रोल बेटा कहाँ होगा, उसका इंडिया में होगा। ठीक, 100% कंट्रोल इंडिया में होगा। अब 100% कंट्रोल इंडिया का होगा मतलब वो अगर कौन सी कंपनी हुई, डोमेस्टिक कंपनी। क्योंकि अगर कोई भी बंदा रेसिडेंट बनता है तो रेसिडेंट बंदे की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम, बोथ इनकम आर टैक्सेबल इन क्या कहलाएगा, इंडिया। अगर कोई बंदे एनआरआई है यानी एनआरआई है, अगर एनआरआई है तो एनआरआई की केवल इंडियन कंपनी टैक्स इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, तो इंडियन कंपनी रेसिडेंट सारी इनकम टैक्सेबल होगी। फॉरेन कंपनी में अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी हुई यानी 100% कंट्रोल कहाँ है, इंडिया में है, तो ही उसकी फॉरेन इनकम एज वेल एज इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। अगर फॉरेन कंपनी क्या है, एनआरआई है, तो एनआरआई के लिए कौन सी, केवल इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। कंसेप्ट समझ आ रहा है, ठीक। अब चलो, ये स्टेटस किसका, ये है आपका क्या है, ये लिखा हुआ, ये इस पूरी ये पूरा लिखा हुआ है ना, इसका पूरा क्रक्स जो है ना, जो टेबल फॉर्म में है वही है। ठीक, चलते हैं अब टैक्स रेट पर। अब बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, याद से सुनना, पहले बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आते हैं। बोला गया अगर कोई भी कंपनी, जर्नली अगर कोई कंपनी है, कंपनियों के ऊपर कितने परसेंट से टैक्स लगता है। पहले मैं टैक्स रेट पढ़ा रही हूँ डोमेस्टिक कंपनी के, फिर मैं पढ़ाऊंगी फॉरेन कंपनी के। डोमेस्टिक कंपनी पे जो टैक्स रेट लगता है वो लगता है 30% प्लस, 30% प्लस 7% या 12% का लगेगा सरचार्ज, 7 या 12% का लगेगा सरचार्ज, प्लस 4% का लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन से। डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है 30%। लेकिन अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं, करंट प्रीवियस ईयर नहीं, लास्ट प्रीवियस ईयर में अगर टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, टर्नओवर अगर कितने से कम है, 400 करोड़ से कम है, तो उसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 25%। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 400 करोड़ से कम है, तो उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा, 25%। जनरली कंपनी, डोमेस्टिक कंपनियों पर टैक्स रेट लगता है 30%। लेकिन जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 400 करोड़ से कम हो, बेटा इनकम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ किसकी, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर। टर्नओवर की अगर टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 19-20, 18-19 में अगर उसका टर्नओवर कितना है, 18-19 में टर्नओवर अगर 400 करोड़ से कम है, तो उसके ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा, 25%। ये एक एमसीक्यू बन सकता है। इसके अलावा ये दो अमेंडमेंट है, ध्यान देना बेटा। अगर कोई भी कंपनियां जिन्होंने सेक्शन 115 बी डबल ए या 115 बी ए बी डबल ए या बी ए बी ऑप्ट किया है, तो उनके ऊपर अलग टैक्स रेट लगेंगे। अगर कोई भी कंपनी सेक्शन 115 बी डबल ए ऑप्ट करती है, जनरली कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितना है, 30 है। अगर टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो 25 है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी 115 बी डबल ए ऑप्ट करती है, रिटर्न फाइल करने से पहले, मेरा वर्ड याद यूज ध्यान से सुनना, रिटर्न फाइल करने से पहले, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले अगर 115 बी डबल ए ऑप्ट करती है, तो उसको कितने परसेंट से टैक्स देना पड़ेगा भाई, 25 या 30 की जगह देना पड़ेगा 22% से। अब ये मैडम 115 बी डबल ए क्या है, सुनो ध्यान से। फाइनेंस एक्ट 2019 में एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट आने के बाद बोला गया, फाइनेंस एक्ट 2019 में जो अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट आने में बोला गया था अगर कोई भी कंपनी 115 बी डबल ए ऑप्ट करती है तो वो कुछ बेनिफिट नहीं ले पाएगी। जैसे सेक्शन 32 ए सी याद करो, एडिशनल डेप्रिसिएशन था, 32 ए डी था, 35 था, स्पेसिफिक बिजनेस था, 35 ए डी था, स्पेसिफिक बिजनेस था। ये सारे कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस का डिडक्शन नहीं ले पाएगी, इतना डेप्थ में नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ। एडिशनल डेप्रिसिएशन स्पेसिफिक बिजनेसेस है, अपना इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है एसी में,
तो इनका अगर डिडक्शन नहीं ले पाएगी, तो वो अगर छोड़ देती ये स्पेसिफिक डिडक्शन लेना, तो वो कंपनी इस सेक्शन में चली जाए, बोले कि मुझे स्पेसिफिक डिडक्शन नहीं चाहिए, मैं 115 बी डबल ए ऑप्ट कर रही हूँ। तो 115 बी डबल ए ऑप्ट करती है तो उसके ऊपर 30 या 25% से टैक्स रेट नहीं लगेगा, उसके ऊपर कितना परसेंट से टैक्स रेट लगेगा, 22% से लगेगा। कोई भी कंपनी सेक्शन 115 बी ए बी ऑप्ट करना चाहती है, ये क्या है फिर मैडम, कुछ नहीं है, 115 बी डबल ए का भाई है 115 बी ए बी, क्या भाई है, बोला गया अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वर्ड यूज किया गया, मैं ऊपर वाले के लिए 115 बी डबल ए के लिए सारी कंपनियां हैं, यहाँ बोला गया 115 बी ए बी के लिए अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडिया में 1 अक्टूबर 2019 के बाद कॉर्पोरेट हुई है, वर्ड यूज करना 1 अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी इनका इनकॉर्पोरेशन 1 अक्टूबर 2019 के बाद है, और वो स्पेसिफिक सेक्शंस में डिडक्शन नहीं लेना चाहती है, सर्विस सेक्टर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 होनी चाहिए, प्लस वो स्पेसिफिक सेक्शंस जो अभी मैंने पढ़ा है 35 एडी 32 एसी, एडिशनल अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एडिशनल डेप्रिसिएशन, स्पेसिफिक बिजनेस के बेनिफिट नहीं लेना चाहती है, और ये एंटिटी स्प्लिटिंग अप रिनोवेशन से ना बनी हो, रिकंस्ट्रक्टेड बिजनेस नहीं हो, न्यूली सेटअप बिजनेस होना चाहिए, प्लांट और मशीनरी भी न्यूली होनी चाहिए, याद करो मैंने पीजीपीपी में पढ़ा था, हालांकि 20% प्लांट एंड मशीनरी उसका पुराना यूज हो सकता है, ये बेटा पूरा मैंने एक एक करके क्लैरिफाई किया था, ठीक, तो वो अगर ऑप्ट करती है तो उसके ऊपर भाई स्पेशल रेट है 15% से तुम टैक्स दो, खुश रहो, ठीक है। एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेशन 1 अक्टूबर 2019 के बाद होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, ओल्ड कंपनियां नहीं होनी चाहिए, मतलब नई कंपनी होनी चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है, और स्पेसिफिक एडिशंस बेनिफिट नहीं लेगी तो 15%, अगर नॉर्मल कोई कंपनियां है जो इससे पहले स्टैब्लिश है और वो चाहती है मैं स्पेसिफिक बेनिफिट ना लूं तो 22% ले, जनरली कंपनी टैक्स रेट देती है 30%, लेकिन जिन कंपनियों का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स देगी 25%, ठीक, ये तो थे पूरे टैक्स रेट किसके बेटा, ये थे पूरे टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनी के, किसके थे, डोमेस्टिक कंपनी के। फॉरेन कंपनी बोलती है टैक्स रेट लगाएगी 40%, मैं यहाँ वर्ड यूज डोमेस्टिक कर रही हूँ ना कि इंडियन कंपनी नहीं कर रही हूँ, इसमें इंडियन कंपनियां आ गई और दूसरी नॉन इंडियन कंपनियां जो कि उनका 100% अरेंजमेंट 100% बिजनेस यहाँ है तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी कहलाती है, याद है ना, पढ़ा था। उसके बाद बेटा फॉरेन कंपनी पे बोला गया टैक्स रेट आपका चलेगा कितना परसेंट, फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट चलेगा आपका 40%। फॉरेन कंपनी कितने परसेंट टैक्स रेट पे काम करेगी बेटा, फॉरेन कंपनी टैक्स रेट कितने पे काम करेगी, 40% टैक्स रेट पे आपका क्या करेगी, फॉरेन कंपनी अपने टैक्स रेट 40% पे काम करेगी, 40% टैक्स रेट पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 40% टैक्स रेट देगी। अब आते हैं बेटा सरचार्ज पर, बोला गया इंडियन कंपनी जो कि 25% से टैक्स देगी, या भाई कितने परसेंट से टैक्स देगी, 30% से टैक्स देती है। फिर इंडियन कंपनी पर जो सरचार्ज लगता है यहाँ तो लगता है 7%, यहाँ लगता है 12%। मैडम कब लगेगा 7, कब लगेगा 12, सुन लो ध्यान से। टोटल अगर इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो 7% से सरचार्ज लगेगा, इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ तो 7% से सरचार्ज लगेगा, लेकिन अगर टोटल इनकम कितने से एक्सीड करेगी, 10 करोड़ के ऊपर करेगी, इफ टोटल इनकम एक्सीड 10 करोड़, टोटल इनकम एक्सीड सरचार्ज कितना लगेगा, इफ टोटल इनकम एक्सीड, इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ तो सरचार्ज लगेगा 7%, बट इफ टोटल इनकम एक्सीड कितना परसेंट, इफ टोटल इनकम एक्सीड 10 करोड़ तो सरचार्ज लगेगा बेटा 12%, ठीक है। ये था इंडियन कंपनी का सरचार्ज लगता है, ठीक है। उस फॉरेन कंपनी के ऊपर सरचार्ज लगता है 2% या 5%, वही ये कहानी, अगर टोटल इनकम तो बेटा फॉरेन कंपनी पे जो सरचार्ज का रेट है वो है हमारा कितना परसेंट, 2%, 2% सरचार्ज का, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ के एक्सीड नहीं, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ के एक्सीड है तो सरचार्ज का रेट कितना पड़ेगा, 5%। जनरली कंपनियों पर अगर जनरल डोमेस्टिक कंपनी पर सरचार्ज का रेट कितना है जल्दी बताओ, अभी बताया 7% और 12%। इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ तो 7%, और टोटल इनकम एक्सीड ₹10 करोड़ तो कितना परसेंट है, 12%। लेकिन अगर सरचार्ज का रेट फॉरेन कंपनी पर 2% है और 5% है, अगर कोई भी कंपनी जिससे सेक्शन 115 बी डबल ए 115 बी डबल ए अभी बताया और 115 ए डबल बी को ऑप्ट किया है तो उसके लिए सरचार्ज का रेट कितना है, उसके लिए सरचार्ज का रेट है 10%, 10% है, ठीक, उसके लिए सरचार्ज का रेट है क्या है, 10% है। अगर कोई भी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है जिससे सेक्शन 115 बी डबल ए या
बीएबी ऑप्ट किया है उनके लिए सरचार्ज का रेट है कितना परसेंट बेटा, कितना परसेंट है जल्दी बताओ, 10%। या हेल्थ सेस कितना है, 4% का क्या है, हेल्थ सेस है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मैट, बेटा मैट अपन पढ़ेंगे बाद में, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पढ़ेंगे अपन, कहाँ पर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको मैं कल पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से होगा, क्योंकि हालांकि क्योंकि इसमें हमें बुक प्रॉफिट निकालना है और इनकम एज पर द इनकम टैक्स निकालनी है, अगर तो उसके उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक, आज मैं आपका होमवर्क ये रहेगा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आपने पीजीबीपी के क्वेश्चंस कर लिए होंगे, पीजीबीपी के प्रोविजंस पूरे याद होंगे। अगर आज आपको पीजीबीपी के प्रोविजंस याद नहीं है तो आप पीजीबीपी के प्रोविजंस एक बार, आज का होमवर्क रहेगा, रीड आउट कर लेना, क्योंकि पीजीबीपी के प्रोविजंस मैट में बहुत फॉलो किए जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। आगे जब अपनी स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग होगी, देखना एक सेकंड, ये मैट क्रेडिट, मैट में पूरा पीजीबीपी का कंसेप्ट अप्लाई होगा प्लस अकाउंट्स के कंसेप्ट अप्लाई होंगे, इसीलिए। ठीक है, तो आ जाओ, आते हैं बेटा सेक्शन 115 ओ पे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये हालांकि मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ। कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है या डिविडेंड का पेमेंट करती है, ध्यान से सुनना, सेक्शन 115 ओ, कोई भी कंपनी अगर कोई भी डिविडेंड क्या करती है, या तो डिक्लेयर करती है, या तो डिक्लेयर्ड करती है, या क्या करती है, पेमेंट करती है, विच एवर इज अर्लियर। जनरली डिक्लेयर्ड पहले होता है, पेमेंट बाद में होता है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड पेमेंट पहले होता है। उसके 14 दिनों के अंदर कंपनी को सेक्शन 115 ओ में, विद इन द 14 डेज, सेक्शन नंबर 1 सेक्शन 115 ओ में कंपनी विल बी लाइबल टू पे सीडीटी। उसको सेक्शन 115 ओ में कंपनी को क्या पे ऑफ करना पड़ता है, सीडीटी पेमेंट करना पड़ता है। क्या पेमेंट करना पड़ता है, कंपनी विल बी लाइबल टू पे सीडीटी। सीडीटी कितने परसेंट से लगता है, बोला गया सीडीटी लगता है 15%। सीडी सीडीटी लगता है, सीडीटी जो लगता है वो लगता है बेटा कितने परसेंट से लगता है, 15% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन से। सेक्शन 115 में बेटा कंपनी क्या डिक्लेयर करेगी, डिविडेंड के डिक्लेयर जब करेगी तो कंपनी विल बी लायबल टू पे सीडीटी। सीडीटी सेक्शन 115 जो ओ है हमारा, उसमें कितने परसेंट से लगेगा, सीडीटी लगेगा। कंपनी 14 दिनों के अंदर डिविडेंड टैक्स सीडीटी, डिविडेंड टैक्स यानी सीडीटी, सीडीटी विल बी पेड विद इन द 14 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट एज पर द सेक्शन। क्या है बेटा, एज पर द सेक्शन क्या है, 115 क्या है, ओ कितना परसेंट पे करेगी, 15% प्लस 12% का सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इधर देखो 15% का क्या है, सीडीटी का रेट कितना है 15% प्लस 12% का क्या है, सरचार्ज। 15 का 12% कितना होता है, ध्यान देना, 15 का 12% हो जाएगा 1.8, 15 का 12% है 1.8, तो 15 प्लस 1.8 कितना हो जाता है बेटा, 16.8%। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना है, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, इसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से होता है 0.672, तो 16.8 प्लस 17 6.742 बेटा कितना आता है, जल्दी बताओ, 17.472। इफेक्टिव टैक्स रेट 17.4271, लेकिन ऐसा कैलकुलेट नहीं होगा। जितना कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ध्यान से सुनना, इसके दो ऑप्शन है करने के, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कंपनी जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो माना जाता है नेट ऑफ टैक्स है, वो माना जाता है नेट ऑफ टैक्स है, यानी कंपनी उतना लोगों को डिविडेंड दे चुकी है। ठीक, तो अगर विदाउट टैक्स अगर कंपनी डिक्लेयर करती डिविडेंड तो कितना होता, बिल्कुल ध्यान से सुनना, विदाउट टैक्स अगर कंपनी डिक्लेयर करती तो कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करती, लेट से देखना, एक से, तो बेटा ये जो डिविडेंड है वो नेट डिविडेंड माना जाता है। अब देखना नेट डिविडेंड कैसे माना जाता है, इसका इफेक्टिव टैक्स रेट ये नहीं है, ध्यान से सुनना, नेट डिविडेंड कैसे माना जाता है बिफोर सर। देखो, कोई भी कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, कोई भी कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिक्लेयर कर दिया या पेमेंट कर दिया, तो शेयर होल्डर की जेब में तो उतना ही जाना है। लेट से एक कंपनी ने 20 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर कितना हुआ, 20 लैक्स का डिविडेंड क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ, मतलब शेयर होल्डर की जेब में 20 लाख तो जाना है।
तो डिपार्टमेंट ये बोलता है 20 लाख रुपए तुम्हारा नेट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स क्या गया है, आफ्टर डिडक्टिंग सीडीटी रेट 15% तुम्हारे शेयर होल्डर के हाथ में गया है। अगर तुम टैक्स काटने से पहले अगर तुम्हारा डिविडेंड डिक्लेयर होता, क्योंकि उसने तो अभी डिविड सीडीटी पे नहीं किया, टैक्स काटने से पहले अगर तुम्हारा डिविडेंड डिक्लेयर होता तो कितना होता। तो कंपनी ध्यान देना, इसको करने के मैं दो तरीके बताऊंगी, कैसे भी कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने अगर डिविडेंड ग्रॉस डिविडेंड होता, ये नेटअप होता है बिफोर सरचार्ज वगैरह, ग्रॉस डिविडेंड है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का, सीडीटी कितना कटता 15% से कटता, तो नेट डिविडेंड कितना होता 85। तो सीडीटी विल बी पेबल ऑन ग्रॉस डिविडेंड, सीडीटी विल बी पेबल ऑन ग्रॉस डिविडेंड। अब ध्यान से सुनना बेटा, नेट डिविडेंड जब आपका है 85, तो ग्रॉस डिविडेंड कितना है आपका, जल्दी बताओ ग्रॉस डिविडेंड कितना होगा 100 रुपए। जब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया यानी नेट डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर के खाते में कितना जाना है, शेयर होल्डर के खाते में डिविडेंड, शेयर होल्डर के खाते में डिविडेंड जाना है 20 लाख का, तो ग्रॉस अप डिविडेंड कितना होगा, ध्यान दो, 100 इंटू 20 lakhs अपॉन 85, 100 इंटू 20 lakhs अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 85, 100 इंटू 20 lakhs डिवाइडेड बाय 85, यानी कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 23.5294 लाख डिविडेंड। ये क्रॉस अप डिविडेंड है। सीडीटी किस पे लगेगा 15% इस पे, तो लगा देते हैं सीडीटी। सीडीटी अंडर सेक्शन कौन से सेक्शन में लगाओगे 115 ओ में, कौन से सेक्शन में लगाओगे बेटा 115 कहाँ लगाओगे ओ में लगाओगे। कितना लगाओगे सीडीटी 23.5294 का कितना परसेंट 15%, सीडीटी का रेट 15% है तो 3.5294। अब इसके ऊपर क्या लगाओगे, अब ध्यान से सुनना, इसके ऊपर क्या लगाओगे, इसके ऊपर लगाओगे सरचार्ज। कितना सरचार्ज लगेगा बेटा जल्दी बताओ, सरचार्ज कितना लगता है, सीडीटी के ऊपर सरचार्ज हमेशा 12% लगता है। जैसे जनरली सरचार्ज 7 और 12 है, लेकिन सीडीटी के ऊपर हमेशा 12% का सरचार्ज लगेगा। तो सरचार्ज लगेगा कितना 0.4235, ये लग जाएगा सरचार्ज। तो 3.5294 प्लस 0.4235 सरचार्ज लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 3.9529, 3.9529 प्लस इसमें 4% का हेल्थ और एजुकेशन से सेट कर दोगे, 4% का हेल्थ और एजुकेशन से सेट कर दोगे, तो इसका आ जाएगा 4%, कितना आ जाएगा 0.158116, ठीक, तो प्लस 3.9529। तो कंपनी विल बी लायबल टू पे सीडीटी कितना 4.111। शेयर होल्डर के खाते में जो भी डिविडेंड जाता है वो याद रखना नेटअप रहता है, उसको ग्रॉस अप करते हैं। नेटअप इंक्लूडिंग सरचार्ज और एजुकेशन से नहीं होता, नेटअप क्या होता है सिर्फ 15% काटने के बाद होता है। नेटअप से 15% काटने के क्या होता है बाद होता है नेटअप, उससे पहले नेटअप नहीं चलता, ठीक। तो उसको ग्रॉस अप करो और ग्रॉस अप पे क्या दो सरचार्ज दो। यहाँ आप चाहो तो ग्रॉस अप कर दिया आपने, कितना था ग्रॉस अप, इसका करने का दूसरा तरीका, ग्रॉस अप देखना कितना था 23.5294 था, तो 23.5294 का डायरेक्ट करो कितना परसेंट, डायरेक्ट करो कितना परसेंट, सीडीटी का नेट इफेक्टिव रेट क्या है 17.7472, 17.472%, 17.429%। तो देखो इधर 23.5294 का 17.472%, ये आ जाएगा बेटा 4.111, ठीक। याद रखना जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो डिविडेंड नेटअप रहता है, उसको ग्रॉस अप किया जाता है। नेटअप इंक्लूडिंग सरचार्ज और हेल्थ और एजुकेशन से नहीं रहता, नेटअप सिर्फ सीडीटी का रेट 15% रहता है। इट मीन जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है वो 85 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 को कितना, फिर ग्रॉसअप करने के बाद उसमें 15% का सीडीटी ऐड करो, 12% का सरचार्ज ऐड करो, 4% का एजुकेशन ऐड करो, या डायरेक्ट उसको कितने से ले लो 17.472% से। एवरी कंपनी विच आर डिक्लेयर डिविडेंड और पेड डिविडेंड at the time of within the 14 days from the date of declaration of dividend or payment of dividend, company will be liable to pay CDT, but CDT will be payable on gross amount. CDT will be payable on what? CDT will be payable on gross amount। तो क्वेश्चन करे, बिल्कुल बेटा क्वेश्चन करते, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। हर कंपनी सीडीटी को पेमेंट करेगी ही करे, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी सीडीटी पे करेगी पड़ेगी। क्वेश्चन करने से पहले मैं दो चीजें और बता दूं आपको, ध्यान से देखो वो क्या है दो चीजें।
सीडीटी कोई भी कंपनी जब भी सीडीटी पे करेगी, अगर सीडीटी में अगर किसी कंपनी, एक कंपनी होल्डिंग कंपनी का मतलब समझते हो, मैंने समझाया हुआ है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है जिसका किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो, मतलब सब्सिडरी में 51% से ऊपर का क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ध्यान से सुनो बेटा, अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और वो डिविडेंड किसको दिया जाता है, होल्डिंग को, तो जितना होल्ड, और सब्सिडी ने उसके ऊपर क्या पे ऑफ कर दिया है, सीडीटी पे करके रखा है, सब्सिडी ने उसके ऊपर क्या पे ऑफ करके रखा है, जल्दी बताना बेटा, सीडीटी पे कर रहा था। तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड या एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सीडीटी, होल्डिंग कंपनी रिड्यूस द सच अमाउंट। मैडम ये क्या है, समझ नहीं आया, बिल्कुल मैं समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग कंपनी क्या डिक्लेयर कर रही थी, होल्डिंग कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी होल्डिंग कंपनी, डिविडेंड अपने प्रॉफिट पर डिक्लेयर करती है। होल्डिंग कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो किस पर डिक्लेयर करती है बेटा, प्रॉफिट पर डिक्लेयर करती है। होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 20 लाख का, ओके। इसमें होल्डिंग कंपनी की इनकम में एक इनकम सब्सिडरी कंपनी का डिविडेंड था, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एस लिमिटेड। किसका था, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम क्या था बेटा, एस लिमिटेड। एस लिमिटेड से डिविडेंड रिसीव हुआ था 5 लाख का, ठीक है, कितने का रिसीव हुआ था, 5 लाख का। तो इस डिविडेंड में से जो होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी से रिसीव हुआ, हालांकि सब्सिडरी ने क्या किया, जब सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा तो सब्सिडरी ने 1154 में सीडीटी दिया होगा, क्योंकि 1154 तो सबके, हर कंपनी के ऊपर लगता है। तो जितना डिविडेंड सब्सिडरी से मिला उसमें से माइनस करने के बाद सीडीटी लगेगा। तो 20 माइनस 5 कितना होता है बेटा, 15 लाख। ये 15 लाख नेट अप है कि ग्रॉस अप है, नेट अप है। तो इसको क्या करोगे, इसको करोगे ग्रॉस अप। 15 लाख किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 85 को, तो 100 को कितना, 15 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा किसको, 85 को, तो 100 को कितना रिप्रेजेंट करेगा, 100 को रिप्रेजेंट करेगा 17.647। 17 पॉइंट क्या आ जाएगा, 17 पॉइंट क्या आ जाएगा, 647 का ग्रॉस अप आएगा, समझ आ रहा है। 15 लाख अब इस पे सीडीटी लगेगा, सीडीटी कौन से सेक्शन में लगेगा, 1150 में। कितना सीडीटी लगना है, जल्दी बताओ, सीडीटी 16.647 पे 15% का सीडीटी लग जाएगा, ओके। इसका 15%, 17.647 का 15% कितना आता है बेटा, 2.647 में सीडीटी बता रहे हैं। उसमें एजुकेशन सरचार्ज कितना लगेगा, बताओ सरचार्ज कितना लगेगा, 12%। 2.647 का कितना परसेंट होता है बेटा, 12%, कितना है, कितना हो जाएगा, 0.31764, 0.31764, 2.647 प्लस 0.31764 कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ कितना होगा, 2.96464। इसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड क्या आ जाएगा, एजुकेशन सेस कितने परसेंट का आ जाएगा, 4% का। तो यहाँ आ जाएगा 0.11858, तो प्लस 2.96464 कितना होता है, 2.963 पॉइंट क्या आ जाएगा, 083। ठीक, तो इतना कंपनी सीडीटी पे करेगी। जब भी होल्डिंग कंपनी क्या करेगी, अगर कोई भी रिसीव करती है, किससे रिसीव करती है, होल्डिंग कंपनी अगर किसी कोई भी डिविडेंड सब्सिडरी से रिसीव करती है, तो जितना सब्सिडरी से रिसीव किया डिक्लेयर डिविडेंड में से वो माइनस करते, उसी पे सीडीटी देगी। लेकिन बस याद रखना, सीडीटी विल बी लायबल ऑन ग्रॉस अमाउंट नॉट नेट अमाउंट। आ जाओ बेटा क्वेश्चन पे, इधर देखो, देखो सपोज क्वेश्चन नंबर आते हैं, इलस्ट्रेशन आते हैं। एक्सवियर लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अ डिविडेंड 230 लाख, 230 लाख का डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर ऑन 1/11/2015। ध्यान से सुनना, 1/11/2015। ऑन 1/10/2015 इट हैज रिसीव अ डिविडेंड फ्रॉम 60 लाख फ्रॉम डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी। उसने ये अपनी डोमेस्टिक सब्सिडरी कंपनी से 60 लाख का डिविडेंड रिसीव किया। तो सीडीटी 230 लाख में नहीं लगेगा। होल्डिंग कंपनी कितना डिक्लेयर करी, 230, उसमें से सब्सिडरी से कितना मिला है, 60 लाख। सब्सिडरी से कितना मिला है, 60 लाख। तो 230 में से 60 लाख है, 230 में से 60 लाख है, तो कितना बचा है, 170 लाख। तो सीडीटी कितने पे लगेगा, 170 लाख पे। हालांकि ये 170 लाख ग्रॉस है कि नेटअप अमाउंट है, नेटअप है। इसको ग्रॉस अप किससे करोगे,
170 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 170 रिप्रेजेंट कर रहा है 85 को। 85 समझ आया ना? सपोज ग्रॉस डिविडेंड 100, सीडीटी का था 15%, तो ग्रॉस 85 को, तो 100 को कितना? तो बेटा 100 को आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 200। तो सीडीटी विल बी पे ऑन 200। 200 का कितना परसेंट? 15%, यानी कितना होता है? 30। 30, ठीक है, 30। और 30 पे क्या लगेगा आपका? जल्दी बताओ, 30 पे क्या लगेगा? 30 पे लगेगा सरचार्ज। कितना परसेंट सरचार्ज लगेगा? 12%। 30 पे 12% सरचार्ज दे दो, 3.60। 30 प्लस 3.60 कितना होता है? 33.6। 33.6 का 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से, 4% का क्या है? 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से 1.344। तो ओवरऑल आ जाएगा बेटा 34.944। याद रखना, कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी से अगर क्या लेती है, ध्यान देना, कोई भी होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी से क्या लेती है, अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड लेती है और सब्सिडरी कंपनी ने उसके ऊपर सीडीटी पे किया है, सब्सिडरी कंपनी ने उसके ऊपर सीडीटी पे किया है, तो वो सीडीटी वो डिविडेंड माइनस होगा। अब याद करना एक चीज और, सीडीटी बेटा कौन पे करता है? सीडीटी केवल इंडियन कंपनी पे करती है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इंडियन कंपनी पे करती है। तो अगर सब्सिडरी ने सीडीटी पे किया है तो होल्डिंग कंपनी उतना माइनस करेगी। और सब्सिडरी ने सीडीटी पे किया है, कब पे करेगी? जब वो भी कुकुड क्या होगी? डोमेस्टिक कंपनी होगी। वो भी कौन सी कंपनी होगी? डोमेस्टिक कंपनी होगी। समझ आ रहा है? ठीक तो कम। अब सुनो, वो शेयर होल्डर के हाथ में कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कोई भी कंपनी अगर क्या डिक्लेयर करती है? डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो कंपनी विल बी लायबल टू पे सीडीटी। हालांकि वो शेयर होल्डर के हाथ में क्या था? शेयर होल्डर के हाथ में क्या था बेटा? एग्जेम्प्टेड था। अगर मैं आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, ठीक। लेकिन अगर बोला गया कि अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर शेयर होल्डर कौन कौन है, एक सेकंड में मुझे ढूंढने तो कहाँ है। अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है या कौन है, पार्टनरशिप फॉर्म है, शेयर होल्डर इंडिविजुअल, ये देखो, शेयर होल्डर अगर इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर उसको डिविडेंड 10 लाख रुपए से ऊपर मिलता है तो इन एक्सेस ऑफ 10 लाख 10% से शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स देना पड़ेगा। कुछ याद है ऐसा? कुछ मैंने आपको कहाँ पढ़ा? ये देखो, अगर कंपनी 1154 में डिविडेंड टैक्स दे देती है तो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म है, शेयर होल्डर इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म और एचएफ है, और अगर उसको 10 लाख रुपए से ऊपर का डिविडेंड मिलता है तो सेक्शन 115 डबल बी डी है। ये बेटा मैंने याद करना, अदर सोर्स के नोट्स खोल लेना, उसमें पढ़ाया था। 115 डबल बी डी ए में 10% से कंपनी विल शेयर होल्डर विल बी लायबल टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ क्या था? 10 लाख। ठीक है, ये था। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सेक्शन 115 वो क्या कहता है? कंपनी विल बी लायबल टू पे, सेक्शन 115 वो कहता है कंपनी विल बी लायबल टू पे सीडीटी एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 15% ऑन ग्रॉस अप अमाउंट। 15% ऑन क्या है बेटा? ग्रॉस अप अमाउंट प्लस सरचार्ज 12% प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से। हालांकि अगर डोमेस्टिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी और होल्डिंग कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनी से, अब जो कि वो भी सब्सिडरी कंपनी से डिविडेंड मिला है और सब्सिडरी कंपनी सीडीटी पे कर चुकी है उस पर, तो उतनी इनकम सीडी माइनस करने के बाद होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? नेट ऑफ अमाउंट पे क्या करेगी? सीडीटी पे करेगी। इसके अलावा अगर क्योंकि कंपनी विल बी लायबल टू पे सीडीटी, इसीलिए शेयर होल्डर के हाथ में वो क्या होता है? शेयर होल्डर के हाथ में वो क्या होता है? एग्जेम्प्टेड होता है। शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन सेक्शन 115 डबल बी डी ए कहता है, सेक्शन 115 डबल बी डी ए ये कहता है कि अगर कोई भी कंपनी शेयर अगर सॉरी अगर कोई भी शेयर होल्डर अगर क्या करता है, इंडिविजुअल है या एचएफ या पार्टनरशिप फर्म है, वो डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव करती है, और डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड क्या है? डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख है, तो इन एक्सेस ऑफ 10 लाख के ऊपर 10% से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स देगी। एक चीज और, हाँ, एक चीज और ये है कि कंपनी विल बी लायबल टू पे, अगर कंपनी 14 दिनों के अंदर सीडीटी पे नहीं करेगी तो उसको 1% पर मंथ से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ से उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। साथ में वो असेसिएंट डिफॉल्ट बन जाएगी और उसको असेसिएंट डिफॉल्ट पर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, जो कि इक्वलेंट टू क्या होती है? टैक्स। असेसिएंट डिफॉल्ट का सेक्शन है सेक्शन 271C, उसको इक्वलेंट टू टैक्स क्या देनी पड़ेगी? पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इतना आया समझ में? ये हमारा हो गया 115 डबल बी डी ए।
115BBD है। अब एक चीज और है बेटा, सेक्शन 115BBD, वो 115BBD है, 115BBD शेयर होल्डर के लिए था, ये भी रिसीवर के लिए है। अगर बोला गया, अगर कोई इंडियन कंपनी है, ध्यान देना, अगर कोई इंडियन कंपनी है, उसका फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट होल्डिंग 26% या उससे ज्यादा है, एक इंडियन कंपनी है, उसका फॉरेन कंपनी में होल्डिंग है, फॉरेन कंपनी में होल्डिंग कितने से ऊपर है, 26% या उसके ऊपर की फॉरेन कंपनी में क्या है, होल्डिंग है, यानी वो स्पेसिफिक फॉरेन कंपनी में होल्डिंग यानी 26% से ज्यादा की होल्डिंग है, तो वो इंडियन कंपनी को जो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा, उस इंडियन कंपनी को फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा, उस इनकम पर 15% से डोमेस्टिक कंपनी क्या देगी, 15% से इंडियन कंपनी क्या देगी, टैक्स देगी। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन कंपनी है, उसका स्पेसिफिक फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, स्पेसिफिक मतलब होल्डिंग 26% है उससे ऊपर है, और वो फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को डिविडेंड देती है, तो उस वो जो इंडियन कंपनी की इनकम है, क्योंकि फॉरेन कंपनी सीडीटी पे नहीं करती है, उस पर वो इंडियन कंपनी की क्या मानी जाएगी, इनकम, उस इनकम पर वैसे कंपनी के ऊपर टैक्स रेट कितना लगता है, 30, 25, 22, लेकिन उस स्पेसिफिक इनकम पर कंपनी कितना टैक्स देगी, 15% से क्या देगी, टैक्स देगी। कितने परसेंट से टैक्स देगी, 15% से टैक्स देगी। देखो, एक्स इंडियन कंपनी रिसीव अ डिविडेंड 15 लाख फ्रॉम फॉरेन कंपनी विच इज होल्ड 28% इन नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, एक्स लिमिटेड की इनकम कितनी हो गई, 15 लाख, और ये इनकम किससे मिल रही है, फॉरेन कंपनी से मिल रही है, और फॉरेन कंपनी से अगर उसको इनकम मिल रही तो फॉरेन कंपनी 15 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 15%, 15 लाख के ऊपर 15% से कौन टैक्स देगा, एक्स लिमिटेड, जो कि इंडियन कंपनी है, क्योंकि इनकम किसकी है, इंडियन कंपनी की। फिर बोलोगे मैडम अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है तो एग्जेम्प्टेड होता है, बिल्कुल बेटा, शेयर होल्डर को डोमेस्टिक कंपनी से अगर इनकम मिलती है तो एग्जेम्प्टेड होती है। ये डोमेस्टिक कंपनी नहीं है ना, ये कौन है, फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी सीडीटी पे करने के लिए लायबल नहीं होती है। तो फॉरेन कंपनी अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड देती है और इंडियन कंपनी अगर स्पेसिफिक होल्डिंग वाली कंपनी यानी 26% होल्ड कर रही है, तो उस इनकम पर 15% से क्या पे ऑफ कर देगी, 15% से क्या पे कर देगी, टैक्स पे करेगी। अब आता है हमारा कार्बन क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट। अगर कोई बंदा, अगर कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफर करने से, कार्बन क्रेडिट आपकी एक नई स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और कार्बन ऑक्साइड को वो एलिमिनेट करने के लिए कुछ नया उनका वो है। तो अगर कोई बंदा कार्बन क्रेडिट इनकम, कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफर करने से इनकम अराइज होती है, कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफर करने से इनकम अराइज होती है, तो ऐसी इनकम पर कंपनी का 25 और 30% से टैक्स नहीं लगेगा, कंपनी का टैक्स कितना लगेगा, 10% से कंपनी के ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कार्बन क्रेडिट के ऊपर टैक्स कितना लगेगा बेटा, जल्दी बताओ, कार्बन क्रेडिट के ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 10% से क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। चलो आगे, ठीक, या तो आज के दिन भले बहुत ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कल पढ़ा दूंगी। बायबैक ऑफ शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, और प्लस हमारा मैट है, तो ये मैं कल कवर करवा दूंगी, कल कवर करके उसके बाद अपन क्या बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बेटा, बस लेकिन मेरा लेक्चर जो है, जो 3 आपके चैप्टर छूटे हुए हैं उनको कंटिन्यू देखना, ठीक, और ये वाली जो मैं लिंक दे रही हूँ ये सब बच्चों के लिए नहीं है, जिनको लिंक दी जाएगी, लिंक या तो मेरी तरफ से आएगी या मैनेजमेंट की तरफ से आएगी, ठीक, तो उसके वहां पे आप उस लिंक पे सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद उसको चेक ना, उसको वेरीफाई करके चेक कर लेना और पढ़ लेना। कोई भी दिक्कत आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं व्हाट्सअप पे डाउट्स के थ्रू 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, ओके, और अगर कॉल करना है तो रात को 8 बजे से 11 बजे के बीच में किसी भी समय कॉल कर सकते हो मेरे को। ठीक, थैंक यू बेटा, थैंक यू।